बच्चों डेल्टा एच और डेल्टा ई के बारे में बता रहा था, मैंने आपको रिलेशन भी बता दिया। डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आर टी, और डेल एन जी क्या है, उत्पाद के गैसीय मोल माइनस क्रियाकारक के गैसीय मोल। ये मैंने सारी चीजें आपसे डिस्कस कर ली है। अब देखो हमारे जो डेल एच और डेल ई के जो सवाल आते हैं ना, अधिकतम जो सवाल है वो दहन की अभिक्रिया के आते हैं। तो सही पहली बात तो ये कि हमको दहन की अभिक्रिया भी लिखनी आनी चाहिए, तो ये मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। दहन की अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, कंबशन रिएक्शन। सबसे पहले लिखा मैंने मेथेन का दहन, ये लीजिए नंबर 1 हमने मेथेन का दहन ले लिया है। देखो हाइड्रोकार्बन का आपको दहन करवाना है, हाइड्रोकार्बन का दहन करवाना है तो क्या काम करें, जो हाइड्रोकार्बन है उसकी क्रिया आप ऑक्सीजन से करवाएं तो आपको उत्पाद में मिलेगा CO2 और H2O। जो मीथेन है, अब मीथेन का दहन करवाना है तो मीथेन की क्रिया मेरे को ऑक्सीजन से करवानी है, तो प्रोडक्ट में मेरे को CO2 और H2O मिलेगा। ये लीजिए अब मीथेन है, इसकी क्रिया मैंने ऑक्सीजन से करवा दी तो प्रोडक्ट में मेरे को CO2 और H2O मिलेगा। ये अभिक्रिया हमने लिखी, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या करना है, ये जो अभिक्रिया इसको संतुलित करना है। ये जो दहन की अभिक्रिया होती है ना, दहन की अभिक्रिया को संतुलित करने का तरीका होता है, दहन की अभिक्रिया इसको आपको संतुलित करना है, ठीक है। आप जो संतुलित करें CHO के ऑर्डर में, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद आप हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, और तीसरे नंबर पे आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक कार्बन है, राइट हैंड में भी एक कार्बन है, यानी कार्बन बैलेंस हो गया। सेकंड नंबर पे हम हाइड्रोजन को बैलेंस करें, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, इधर हमारे पास में दो से मल्टीप्लाई करते हैं, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। तीसरे नंबर पे बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, इधर ऑक्सीजन कितना हुआ 4, तो इधर क्या करें 2 ऑक्सीजन तो CO2 के पास हो गया, और वाटर के पास 1 है तो वाटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देख सकते हैं 2 ऑक्सीजन और 2 4 और 4, ये भी बैलेंस हो गया। हमने इसको बैलेंस कर दिया, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें तो आपको डेल्टा एनजी देखना सिखाना है। हमारे जो सवाल आते हैं ना, हमारे जो सवाल आते हैं, देखो अब डेल्टा एनजी निकालना है। डेल्टा एनजी का मतलब क्या हुआ कि गैसीय मोल लेने हैं, तो इसका मतलब आपको अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, सबकी भौतिक अवस्था लिखनी पड़ेगी। मेथेन की बात करें, मेथेन गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होता है, CO2 गैस होता है। अब H2O पे आ जाते हैं। H2O की बात करें, अब आपको क्या करना है, सवाल को देखना है। सवाल इसमें अब हमारे जो सवाल आते हैं ना, या तो 25 डिग्री पे सवाल बनाता है, या वो 100 डिग्री पे सवाल बनाता है, 2 पे सवाल बना के देता है। तो आपको देखना है, अगर क्वेश्चन 25 डिग्री पे बना हुआ है तो H2O की फिजिकल स्टेट आपको लिक्विड लेनी है, और अगर सवाल आपका 100 डिग्री या 100 से ज्यादा पे बना हुआ है तो H2O को आपको गैस स्टेट में लेना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, सवाल के अंदर टेम्परेचर देखना है। अगर टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री है तो H2O को लिक्विड स्टेट में लेना है, और टेम्परेचर 100 या अबव 100 डिग्री है तो फिर H2O को आपको गैस स्टेट के अंदर लेना है। तो मैं इसके दोनों केस बता रहा हूँ, एक तो मैं ले रहा हूँ 25 डिग्री पर, और एक ले रहा हूँ मैं 100 डिग्री पर। 25 डिग्री पर ये लिक्विड होगा, और 100 डिग्री पर ये गैस होगा। ऊपर गैस लिख दिया मैंने, ये 100 डिग्री पे लिखा हुआ। चलिए 25 डिग्री पे देखा जाए तो मीथेन गैस हो गया, O2 गैस हो गया, CO2 गैस हो गया, और H2 लिक्विड हो गया। तो उत्पाद की गैसीय मोल कितना हुआ, एक क्रियाकारक का गैसीय मोल हो गया 3, तो 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा। इसका मतलब 25 डिग्री पर इस अभिक्रिया के लिए, मेथेन के दहन के लिए डेल्टा एनजी का मान होगा -2, डेल्टा एनजी लेस देन 0, तो बोलेंगे डेल्टा एच का मान डेल्टा ई से कम होगा। तो ये रिलेशन आ जाएगा इसके लिए। इसी सवाल को 100 डिग्री पे बना देते हैं। 100 डिग्री पर क्या होगा, मेथेन तो गैस है ही सही, ऑक्सीजन भी गैस है, CO2 भी गैस है। अब 100 डिग्री पर H2 लिक्विड नहीं होगा, H2 गैस हो जाएगा, तो H2 को हम गैस ले लेते हैं। उत्पाद के गैसीय मोल कितने हुए 3, क्रियाकारक भी कितने हो गए 3। डेल्टा एनजी क्या होगा, उत्पाद के गैसीय मोल माइनस क्रियाकारक के गैसीय मोल, 3 में से 3 माइनस करें तो कितना आ गया 0। डेल्टा एनजी 0, तो बोलेंगे इसके लिए डेल एच और डेल ई दोनों का मान बराबर होगा। ये लीजिए, ठीक है। ये पहला एग्जाम्पल होगा मेथेन का दहन। अब इसी प्रकार से 2-3 एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल ले लिया मैंने एथेनॉल का दहन। इथेनॉल, इथेनॉल होता है C2H5OH, इसका दहन करवा दिया, C2H5OH की क्रिया O2 से करवा दी, उत्पाद में हमको मिलेगा CO2 और H2O। बैलेंस करते हैं, वही CHO, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करें, लेफ्ट हैंड साइड में 2 कार्बन है, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, कार्बन बैलेंस हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन कितना हो गया 5 और 1 6 हो गया, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। थर्ड नंबर पर ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन 3 2 6 और 7, इधर क्या हो गया सॉरी ऑक्सीजन 2 2 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन तो इधर है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो देख सकते हैं 3 2 6 6 और 1 7, और इधर भी 4 और 3 7, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। चलिए जी, अब डेल एनजी निकाले। मैंने आपसे बोला कि सवाल आपसे या तो 25 पे पूछेगा या 100 पे पूछेगा, तो दोनों केस बना दे। 825 डिग्री 25 डिग्री पर इथेनॉल लिक्विड होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, CO2 गैस होगा, और H2 25 डिग्री पर लिक्विड होता है, ठीक है। डेल एनजी निकाले तो गैसेस मोल लेने हैं, तो गैसेस मोल, उत्पाद में गैसेस मोल 2 है, क्रियाकारक में 3 है, 2 में से 3 माइनस किया तो -1 आएगा, यानी डेल एच का मान डेल ई से कम होगा। ये रिलेशन आ जाता है। इसी सवाल को बना देते हैं 100 डिग्री पर।
100 डिग्री पर H2 लिक्विड ना हो गया, H2 चला जाएगा हमारा गैस अवस्था में, H2 गैस हो जाएगा। हाँ, इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर से कम होता है, इसका मतलब ये हुआ 100 डिग्री पर इथेनॉल लिक्विड तो नहीं रहेगा, 100 डिग्री पे तो इथेनॉल भी गैस स्टेट में चला जाएगा। तो इस इथेनॉल को भी गैस लेना है, तो आप देख सकते हैं उत्पाद के गैस से मोल होंगे 5, क्रियाकारक होंगे 4, 5 में से 4 माइनस किया तो आएगा 1, यानी इसके लिए बोल सकते हैं डेल एच का मान डेल ई से बड़ा होगा। आप देख पा रहे हैं एक रासायनिक अभिक्रिया के लिए अगर हम ताप का मान बदल देते हैं ना तो उसके लिए डेल एच और डेल ई का रिलेशन भी बदल जाता है। तो हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए डेल एच और डेल ई का रिलेशन फिक्स होता है। हाँ, ये बोल सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए किसी पर्टिकुलर ताप पर डेल एच और डेल ई का रिलेशन फिक्स होता है। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया वो क्यों हुई है, अगर आपने ताप का मान बदल दिया ना तो डेल एच और डेल ई के बीच में जो रिलेशन है वो भी बदल जाता है। ये एग्जाम्पल से हमको ये पता लग रहा है। तो जब भी डेल एच और डेल ई के सवाल बनाए, डेल एन जी निकालने से पहले ये जरूर देख लेना भैया कि इस क्वेश्चन को कितने डिग्री पर हमसे पूछा जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग H2 की फिजिकल स्टेट लेनी पड़ती है। ये दूसरा हमने इथेनॉल का दहन बता दिया। तीसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। तीसरा हमने ले लिया ब्यूटेन का दहन और फोर्थ नंबर पे लेंगे बेंजीन का दहन। ठीक है, दोनों को साथ में ले लेते हैं। ब्यूटेन C4H10 O2 से क्रिया करवा दी, CO2H2 बन जाएगा। इधर बेंजीन का दहन, बेंजीन होता है C6H6 O2 से क्रिया करा के और उत्पाद में CO2H2 बना दिया। संतुलित करते हैं, सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करें। इधर कार्बन 4 है तो CO2 को 4 से गुणा करते कार्बन बैलेंस हो गया। इधर हाइड्रोजन 10 है तो यहाँ वाटर को 5 से गुणा करते हैं, इधर भी हाइड्रोजन 10 हो गया। थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन देखना, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 5 होते हैं 13, इधर 13 हो गया तो यहाँ लिखा 13/2, तो ये 13/2 O2 का मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 13 ऑक्सीजन। तो ये हमने इनको बैलेंस कर दिया है। डेल एनर्जी निकालना है नंबर 1 25 डिग्री पर। 25 डिग्री पर देखो ब्यूटेन तो गैस होता है, O2 भी गैस होगा, CO2 गैस होगा। 25 डिग्री पर H2 को लिक्विड लेना है, ये लिक्विड लिया तो उत्पाद के गैस मोल होंगे 4, क्रियाकारक के होंगे 1 + 13/2 यानी बनेंगे 15/2। तो 4 में से 15/2 को माइनस करते तो माइनस के 7/2 आता है। इसका मतलब 25 डिग्री पर ब्यूटेन के दहन के लिए डेल एच का मान डेल ई से कम आता है। ये लीजिए यहाँ तक हो गया। इसी सवाल को बना देते हैं 100 डिग्री पर। 100 डिग्री पे क्या होगा, जो H2 लिक्विड था, लिक्विड से गैस में बदल जाएगा तो उत्पाद के गैस मोल कितने होंगे 9 और क्रियाकारक के होंगे 15/2। तो 9 में से 15/2 को माइनस किया तो ये बन जाएगा 3/2, यानी डेल एच का मान डेल ई से बड़ा आ रहा है। ठीक है, ये तो हो गया ब्यूटेन के लिए। बेंजीन की बात करते हैं। बेंजीन का दहन, बेंजीन हमने ले लिया C6H6 + O2, ये लिए तो हो गया। सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करें। इसमें कितने कार्बन है 6, इधर 6 से मल्टीप्लाई किया तो कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितने होंगे 6, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 दूनी 6, ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना हो गया 6 दूनी 12 और 12 और 3 होते हैं 15, तो यहाँ लिखा जाएगा 15/2। ये लीजिए यहाँ तो 15/2 आ गया। ठीक है, 25 डिग्री में बात करें। 25 डिग्री पर बेंजीन लिक्विड होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, CO2 गैस होगा और H2 आपका लिक्विड होगा। तो 25 डिग्री पर उत्पाद की गैस मोल 6 और क्रियाकारक है 15/2। 6 में से 15/2 को माइनस किया तो माइनस के 3/2 आ जाएगा, यानी डेल्टा एच का मान डेल्टा ई से कम होता है। इसी सवाल को बनाते थे 100 डिग्री पर। 100 डिग्री पर अब देखो 100 डिग्री पे क्या होगा, जो बेंजीन होता है ना, बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर से कम होता है। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा बेंजीन का 100 से तो कम होगा। तो 100 डिग्री पर बेंजीन भी गैस स्टेट में चला जाएगा, तो बेंजीन भी गैस में चला जाएगा और वाटर भी गैस में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, उत्पाद के गैस से मोल होंगे 9 और क्रियाकारक होंगे 17/2। 9 में से 17/2 को माइनस किया तो ये बन जाता है 1/2। तो यानी आंसर देंगे डेल एच का मान डेल ई से बड़ा होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल हमने ले लिया ग्लूकोज का दहन। ग्लूकोज होता है C6H12O6 O2 से क्रिया करवा दे, उत्पाद बनेगा CO2 + H2। ठीक है, बैलेंस करें। कार्बन कितने लेफ्ट हैंड साइड में 6, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन कितने 12, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 दूनी 12 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया 6 दूनी 12 और 6 कितना हुआ 18, यहाँ 6 तो ऑलरेडी है, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 6 दूनी 12 और 6 18, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, हम 25 डिग्री पर डेल एनजी की बात करें। डेल एनजी, ग्लूकोज सॉलिड होगा, ऑक्सीजन गैस होगा, CO2 गैस होगा और H2 हमारा लिक्विड होगा। तो डेल एनजी क्या होगा, उत्पाद की गैस से मोल 6, क्रियाकारक की गैस से मोल 6, 6 में से 6 माइनस किया तो 0। तो आंसर देंगे 25 डिग्री पर इस अभिक्रिया के लिए डेल एच और डेल ई का मान बराबर होता है। ये लीजिए 100 डिग्री पे चले। 100 डिग्री पे क्या होगा, ग्लूकोज तो सॉलिड रहेगा, ऑक्सीजन गैस होगा, CO2 गैस होगा और H2 लिक्विड से गैस बन जाएगा। तो 100 डिग्री पर उत्पाद के गैस से मोल 12 है, क्रियाकारक गैस से मोल 6, 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। इसका मतलब डेल एच का मान डेल ई से बड़ा होता है। ये लीजिए, ये आ जाएगा आपका 100 डिग्री पर। ठीक है, अब
ये दहन की अभिक्रिया लिखना भी सिखा दिया मैंने। अब होगा क्या, हमारे पास डेल ई से और डेल ई के जो सवाल आएंगे ना, तो डेल एच बराबर होता है डेल ई प्लस डेल एन जी आर टी। अधिकांश सवाल बनेंगे आपके 25 डिग्री पर, तो 25 डिग्री पर बनेंगे तो हर क्वेश्चन के अंदर हमको आर और टी का मान रखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 25 डिग्री पर आर और टी का मान निकाल के पहले ही रख लिया ताकि कैलकुलेशन हमारी बहुत आसान हो जाए। देखो आर 25 डिग्री पे बात करें, आर इंटू टी, आर का मान रखा मैंने 0.0821, ये होता है लीटर एटीएम के अंदर। टी 25 डिग्री है तो 298 केल्विन होता है, राउंड ऑफ करके 300 ले लिया है, तो इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो 24.6 ये लीटर एटीएम में आता है। तो हमने ये डाटा याद कर लिया कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर आर और टी का गुणनफल होता है 24.6 लीटर एटीएम। पर ये क्या होता है कि हमारे जो इसके ऊर्जा के सवाल होते हैं ना, ये बनते हैं किलोजूल के अंदर, तो मैं इस लीटर एटीएम को अब किलोजूल में बदल दूंगा। तो क्या किया मैंने, आर इंटू टी कितना आ रहा है 24.6, तो लीटर एटीएम है, इसको मैं 101.3 से गुणा करूंगा तो जूल में बदल जाएगा, 1000 का भाग लगाएंगे तो किलोजूल में बदल जाएगा। तो ये पता क्या आ रहा है 101.3 अपॉन 1000, एक तरह से 0.1 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। तो आप समझो 24.6 है, इसको अगर मैं 0.1 से गुणा करूंगा तो 2.46 आएगा, और 0.1 से थोड़े से बड़े नंबर से गुणा करूंगा तो लगभग 2.5 के आसपास आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट याद कर लीजिए 25 डिग्री पर आर और टी का गुणनफल होता है 2.5 किलो जूल। ये याद कर लो। ये देखना अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो ये डाटा अगर याद है तो 1 सेकंड लगेगा क्वेश्चन सोल्व करने के अंदर आपको। तो याद कर लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर आर और टी का गुणनफल 24.6 तो लीटर एटीएम में होता है। ये आपके काम आएगा विलियन वाले चैप्टर के अंदर। विलियन के अंदर जब हम परासरण दाब आपको बताएंगे तो वहां बताएंगे पाई बराबर सी आर टी, ठीक है, तो वहां काम आता है। पर ये जो चैप्टर है इसके अंदर हमारे काम आएगा किलो जूल के अंदर। तो आप तो ध्यान रख लीजिए कि आर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर आर और टी का गुणनफल होता है 2.5 किलो जूल। ये तो 25 डिग्री है, कई बार सवाल ये 100 डिग्री पे बना देता है, तो मैं 100 डिग्री पे भी आपको आर और टी का गुणनफल बता देता हूँ। 800 डिग्री 100 डिग्री पर आर और टी का गुणनफल होता है 3.1 किलो जूल। तो आप तो ये याद कर लो 25 डिग्री पर आर और टी का गुणनफल 2.5 किलो जूल है, और 100 डिग्री पर आर और टी का गुणनफल 3.1 किलो जूल है। अगर ये डाटा हमें याद है तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो जाती है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने सवाल ही ले लिए हैं, देखते हैं सवाल। पहले सवाल देखो, पहला सवाल हमको दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर एथेनॉल के दहन के लिए नियत आयतन की दहन उष्मा तथा नियत दाब की दहन उष्मा का अंतर ज्ञात करो। एथेनॉल का दहन बोला इसने, तो एथेनॉल का दहन लिखना है और वो भी 100 डिग्री पे लिखना है। तो सबसे पहले तो एथेनॉल की दहन की अभिक्रिया लिख देता हूँ। चलिए जी, देखो इथेनॉल, ये इथेनॉल होता है C2H5OH, C2H5OH इथेनॉल हो गया। O2 के साथ क्रिया करवा रही है, ठीक है। उत्पाद में हमने CO2 प्लस H2 बना दिया। अब 100 डिग्री पे सवाल है तो भौतिक पहले तो संतुलित करें, तो कार्बन को बैलेंस किया तो ये कार्बन 2, हाइड्रोजन 5 प्लस 1 6, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2 2 4 और 3 7, एक यहाँ पर है तो ये लीजिए, ये ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। भौतिक अवस्था लिख देते हैं। 100 डिग्री पर इथेनॉल जो है वो गैस अवस्था में होगा, ऑक्सीजन भी गैस होगा, 100 डिग्री है। CO2 भी गैस होगा और H2 भी गैस हो जाएगा, ठीक है। इसका डेल्टा एनजी निकाल लेते हैं। ये हमने इसका डेल एनजी निकाल लिया। उत्पाद के गैस मोल 3 और 2 हो गए 5, क्रिया करेगी गैस मोल 4। इसका मतलब इसका डेल एनजी का मान एक आता है। चलिए हमने रिलेशन आपको बता रखा है, डेल्टा H बराबर होता है, डेल्टा H बराबर है डेल्टा E प्लस डेल NGRT। ये रिलेशन आपको बताया रखा मैंने। इसने क्या बोला, नियत आयतन की दहन उष्मा, आपसे मैंने बोला था नियत आयतन की उष्मा को डेल्टा ई बोला जाता है और नियत दाब की उष्मा को डेल एच बोला जाता है। इसका मतलब ये पूछ रहा है हमसे डेल ई माइनस डेल एच। तो इसको देखा जाए तो डेल ई माइनस जो डेल एच है, डेल ई माइनस डेल एच वो तो आ जाता है माइनस का डेल एनजीआरटी। डेल एच बराबर डेल ई प्लस डेल एनजीआरटी है ना। तो यहाँ से आपसे क्या बोला गया, इसने आगे नियत आयतन बोला और बाद में नियत दाब बोला। इसका मतलब इसने डेल एच माइनस डेल ई नहीं बोला, इसने आपसे डेल ई माइनस डेल एच बोला है। ये सवाल बच्चों का गलत हो जाता है, वो क्या कहते हैं डेल एच माइनस डेल ई निकाल लेते हैं। तो ये ध्यान से पढ़ना, आगे नियत आयतन लिखा है या नियत दाब लिखा है, तो इसने आगे नियत आयतन लिखा बाद में नियत दाब लिखा। इसका मतलब डेल ई में से डेल एच को माइनस करना है, तो डेल ई माइनस डेल एच पूछा जा रहा है ना। और इसको देख के पता लग रहा है डेल ई माइनस डेल एच का मान है माइनस डेल एनजीआरटी, माइनस की जगह माइनस लिखा, ठीक है। डेल एनजी वो हमको दे रखा है 1 R इंटू टी। आप देख सकते हैं सवाल दे रखा 100 डिग्री पर, और मैंने बोला था 100 डिग्री पर R और टी का गुणनफल होता है 3.1 किलो जूल। तो इसको 3.1 से मल्टीप्लाई करते हैं, उत्तर किलो जूल में आ जाएगा, तो आंसर आ जाता है
-3.1 किलो जूल। ठीक है, आंसर है -3.1 किलो जूल, सेकंड आंसर आएगा इसके लिए -3.1 किलो जूल। ठीक है, अगला सवाल, आइसोब्यूटेन के पूर्ण धन की गैसीय अभिक्रिया के लिए सत्य है। आइसोब्यूटेन है तो सबसे पहले तो आइसोब्यूटेन का धन की अभिक्रिया लिख देते हैं। आइसोब्यूटेन ये लीजिए C4H10 दहन O2 के साथ क्रिया करवा देते हैं उत्पाद में, तो ये आपके पास CO2 प्लस H2 बन जाएगा। संतुलित करें, कार्बन को बैलेंस किया, 4 आ गया, हाइड्रोजन 10, तो यहाँ 5 से गुणा करेंगे, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 8 और 5 होते 13, यहाँ लिखा जाएगा 13/2। सबकी भौतिक अवस्था लिखनी है। अब ब्यूटेन तो गैस होता है, ऑक्सीजन भी गैस होगा, CO2 भी गैस होगा। अब H2 की फिजिकल स्टेट लिखने के लिए हमको टेम्परेचर चाहिए, क्वेश्चन में टेम्परेचर दे नहीं रखा, तो आप कहेंगे फिर तो बता नहीं सकते, तो आपका दिमाग चलेगा कि सीधा सीधा नन ऑफ द जिसका आंसर दे देते हैं। नहीं, पर देखो इसने सवाल में क्या बोला, आइसोब्यूटेन के पूर्ण दहन की गैसीय अभिक्रिया, इसने बोला गैसीय अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गैसीय अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी क्रियाकारक उत्पाद सबकी भौतिक अवस्था गैस है, उसने का मतलब ये हुआ। इसने इनडायरेक्टली वाटर के लिए भी बोला है कि इसकी भौतिक अवस्था को कैसी लेना, इसलिए गैस आ जाएगा। इसका डेलेंजी निकालें, उत्पाद की गैस मोल हो गए 9 माइनस ये लिखा जाएगा 15/2, तो ये बन गया आपका 3/2। इसका मतलब डेलेंजी का मान पॉजिटिव है, और जब डेलेंजी का मान पॉजिटिव है तो डेल्टा एच का मान डेल्टा ई से बड़ा होता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर दिया जाएगा डेल एच ग्रेटर देन डेल ई, फर्स्ट आंसर दिया जाएगा इसके लिए डेल एच ग्रेटर देन डेल ई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट, अब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक अभिक्रिया है, N2 + 3H2 से हमने 2NH3 बना दिया, के लिए एंथैल्पी परिवर्तन का मान -92.38 किलो जूल है। 25 डिग्री ताप पर अभिक्रिया करें, डेल्टा ई का मान ज्ञात करो। मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसके लिए आपको डेल्टा एच का मान दे रखा है और आपसे डेल्टा ई का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं। डेल्टा एच जो होता है ना, डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आर टी, ये होता है। हमको डेल ई लेकर आना है, ये लीजिए हमको डेल ई लाना है, तो डेल ई बराबर क्या लिखेंगे हम, डेल्टा एच माइनस डेल एन जी आर टी, ये लिखेंगे। डेल एच का मान दे रखा हमको -92.38, ये तो डेल्टा एच हो गया। डेल एन जी, इस अभिक्रिया की बात करें, उत्पाद के गैस मोल 2 है, क्रिया करके 4 है, 2 में से 4 माइनस करेंगे तो -2, तो ये माइनस +2 हो जाएगा इनटू R इंटू टी, और ये 92.38 आपको दे रखा है किलो जूल के अंदर। सवाल दे रखा है 25 डिग्री पर, आपको पता है 25 डिग्री पर R और T का गुणनफल 2.5 होता है, तो ये 2.5 आ जाएगा। मैंने आपसे बोला था ना, अगर आपको R और T का गुणनफल याद है ना, तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो डेल्टा ई बराबर आता है -92.38 प्लस 2.5 का डबल, यानी हो जाएगा 5। ठीक है, इसको सोल्व करें तो यह जाता है -87.38 किलो जूल। ये लीजिए, ये क्वेश्चन सोल्व हो जाए। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। अगला बनाते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल के वाष्पीकरण एंथैल्पी का मान 40.63 किलो जूल प्रति मोल है। प्रक्रम के लिए डेल्टा ई का मान ज्ञात करो। वही सवाल में डेल्टा एच दे रखा है और डेल ई पूछा जा रहा है, और सवाल 100 डिग्री पे बना दिया और जल का वाष्पीकरण हो रहा है। सबसे पहले तो मैंने जल का वाष्पीकरण लिख दिया, ये H2 जो लिक्विड है, इस H2 लिक्विड से मैंने H2 गैस बना दिया। अच्छा, प्रति मोल है, इसका मतलब ये हुआ इसका भी 1 मोल है और इसका भी 1 मोल दे रखा है। तो यहाँ से देखा जाए तो डेल्टा एन जी का मान तो बेटा 1 आता है, डेल्टा एन जी का मान 1 आ गया। आपसे डेल ई पूछा जा रहा है, डेल एच दे रखा, हमने फॉर्मूला लगा दिया। डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आर टी। यहाँ से देखा जाए तो डेल्टा एच का मान है 40.63 बराबर डेल्टा ई प्लस डेल एन जी की जगह रखा 1 R इंटू टी, ये किलो जूल में है और 100 डिग्री पर है, तो उसको लिखा जाएगा 3.1, ये 3.1 आ जाएगा। इसको सोल्व करके हम डेल्टा ई निकाल सकते हैं। तो डेल्टा ई का मान आता है 40.63, इसमें से हम 3.1 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो बन जाता है आपके पास में 37.53 किलो जूल। ये आपका डेल्टा ई का आंसर आ जाता है। 37.53 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा नियत आयतन पर 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा नियत आयतन पर बेंजीन के दहन ऊष्मा का मान
-3264 किलोजूल प्रति मोल है। 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा नियत दाब पर बेंजीन की दहन ऊष्मा का मान ज्ञात करो। मतलब ये कह रहा है बेंजीन का दहन हो रहा है और नियत आयतन की ऊष्मा दे रखी है। नियत आयतन की ऊष्मा का मतलब डेल्टा ई दे रखा है और आपसे डेल्टा एच का मान पूछा गया है, तो करना क्या है, वही बेंजीन का दहन लिखो, डेल्टा एन जी निकालो। तो सबसे पहले तो बेंजीन का दहन लिख देते हैं। देखो C6H6, अब 25 डिग्री है तो फिजिकल स्टेट साथ में लिख देता हूँ। C6H6 लिक्विड हो जाएगा, O2 के साथ इसकी क्रिया होती है और उत्पाद में हम बना देते हैं। ये लीजिए CO2 गैस प्लस 25 डिग्री, तो H2 को भी ये लिक्विड ही लेना है। बैलेंस करने से यहाँ आता है 6 और 6 है तो ये 3 आ जाता है। 6 दूनी 12 और 3 15, यहाँ पर 15/2 लिखा जाता है। तो हमें तो डेल्टा एनजी चाहिए। डेल एनजी क्या होगा, उत्पाद के गैस से मोल, वो तो 6 क्रिया कारक है 15/2, तो ये माइनस के 3/2, ये डेल एनजी आ जाता है। चलिए हमसे डेल एच पूछा जा रहा है, डेल ई दे रखा है, फॉर्मूला लगा देते हैं। डेल्टा एच जो होता है, डेल्टा एच बराबर आता है डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आर टी। ये लीजिए डेल्टा ई का मान दे रखा है -3264, ये तो डेल्टा ई हो गया। डेल एन जी -3/2 आर इंटू टी 25 डिग्री और किलोजूल, तो मैंने 2.5 रख दिया। आपसे बोला था ना, ये मान अगर आपको याद है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगे। 2.5 का 3 गुना करें तो 7.5 और 7.5 का अगर आधा करते हैं तो ये बनता है 3.75। ये लीजिए 3.75 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करें तो डेल्टा एच है, इसका मान आता है -3267.75 किलोजूल प्रति मोल। ये लीजिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, इसका डेल एच का मान आ जाता है। ठीक, आ रहा समझ बच्चों? अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट 250 केल्विन ताप तथा 250 केल्विन ताप तथा 1 एटीएम दाब पर किसी द्रव की वाष्पीकरण एंथैल्पी का मान 20 किलो कैलोरी प्रति मोल है। समान ताप तथा दाब पर 2 मोल द्रव के वाष्पीकरण के लिए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है। एक लिक्विड है, एक्स लिक्विड है, इसका वाष्पीकरण होगा, एक्स लिक्विड का वाष्पीकरण होगा तो एक्स गैस बन जाएगा। ठीक है, इसे बोला 2 मोल का वाष्पीकरण करवाना है, तो 2 मोल का वाष्पीकरण कराओगे तो 2 ही मोल बनेगा। तो इसका मतलब इसका अगर डेल एनजी निकाले ना, इसका डेल एनजी आता है 2 - 0 = 2, इसका डेल्टा एनजी आ गया। इसमें हमको डेल्टा एच दे रखा है। देखो, किसी द्रव की वाष्पीकरण एंथैल्पी का मान 20 किलो कैलोरी प्रति मोल है। 1 मोल, इसका मतलब ये हुआ 1 मोल के वाष्पीकरण के डेल्टा एच का मान 20 किलो कैलोरी होगा, पर यहाँ तो 2 मोल का वाष्पीकरण हो रहा है। और आपको पता है डेल्टा एच तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, मास पे डिपेंड करता है। इसका मतलब 2 मोल के डेल्टा एच का मान, इसको 2 से गुणा करेंगे तो डेल्टा एच हमारे पास आ जाएगा 40 किलो कैलोरी। ये 40 किलो कैलोरी आ जाएगा। ठीक है, डेली पूछा जा रहा है, हम फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला लगा दिया, डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा ई प्लस डेल एन जी आर टी। डेल एच की जगह रख दिया हमने 40 ही, तो 40 आ जाएगा। डेल ई का मान हमको ज्ञात करना है, डेल एन जी का मान इसमें 2 दे रखा है, आर इंटू टी। ये हमने किस में लिया, किलो कैलोरी में, तो आर भी किलो में रखना पड़ेगा। ठीक है, आर का मान रख देते हैं। आर का मान 2 तो होता है कैलोरी में, 2/1000 ये किलो कैलोरी में आ जाएगा। टी ताप का मान 250, ये 250 केल्विन आ गया। ठीक है, देखो इसको सोल्व करें, 250 का 2 गुना होगा 500, 500 का 2 गुना 1000, ये भी 1000 हो गया और 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो डेल्टा ई है उसका आंसर आ जाता है 1000/1000 का मतलब 1 की दौर भेजेंगे तो ये आ जाएगा 39 किलो कैलोरी। ठीक है, पता है सवाल में मिस्टेक क्या करता है बच्चा, एक ऑप्शन के अंदर 40 ही लिखा हुआ था, तो वो क्या करता है कि 1000/1000 कैंसिल हो गया, सब कुछ कैंसिल, डेल्टा ई का मान 40 आ गया। अरे 1000/1000 करेंगे तो 0 थोड़ी होता है, 1000/1000 करेंगे तो 1 आएगा ना, तो इस 1 को जब भेजेंगे तो 40 में 1 माइनस करेंगे तो 39 आंसर आता है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बिना बात ही गलत हो जाता है। हम सोचते हैं 1000/1000 कैंसिल हो गया, 0, ऐसा नहीं होता जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिया हमने। 1 मोल अनादर्श गैस अपनी प्रारंभिक अवस्था, क्वेश्चन समझ लीजिए पहले। 1 मोल नॉन आइडियल गैस, अनादर्श का मतलब नॉन आइडियल, 1 मोल नॉन आइडियल गैस अपनी प्रारंभिक अवस्था 2 एटीएम 3 लीटर 80 केल्विन से अंतिम अवस्था 4 एटीएम 5 लीटर 245 केल्विन तक आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा ई बराबर 30 लीटर एटीएम के साथ परिवर्तित होती है। प्रक्रम के लिए डेल्टा एच का मान लीटर एटीएम में ज्ञात करो। ये जो प्रक्रम है इसके लिए हमको डेल्टा एच का मान ज्ञात करना है लीटर एटीएम में। लीटर एटीएम में डेल्टा एच का मान कितना होगा। अब देखो ये जो सवाल है ना, ये सवाल ऐसा आ गया जिसके अंदर दाब और आयतन दोनों वेरिएबल है।
दाब और आयतन दोनों वेरिएबल है। तो मैंने आपको डेल एच और डेल ई का रिलेशन बताया था, उसमें तीसरा केस बनाया था जैसे पी और बी दोनों वेरिएबल है। जब पी और बी दोनों वेरिएबल है तो रिलेशन लगता है भैया डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा ई प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, ये तो रिलेशन लगता है। डेल्टा ई का मान कितना दे रखा है, डेल्टा ई का मान हमको दे रखा 30, इसकी जगह रखा हमने 30 प्लस P2 V2 हमारे पास आ जाएगा 4 × 5, P1 V1 हमारे पास आ रहा है 2 × 3। इसको सुन करके देखे, ये बन जाता है 30, ये बनेगा 20 माइनस 6, तो ये बनेगा 14। तो आंसर देंगे 14 और 30 यानी 44, आंसर दिया जाएगा 44 किलो कैलोरी। ये लीजिए तो ये क्वेश्चन है, इसका डेल्टा इसका माना जाता है 44 किलो कैलोरी। ठीक है, इंजीनियरिंग के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अब आप आगे बढ़ते हैं। आप नेक्स्ट डिस्कशन हम करने जा रहे हैं ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता, और एक हम लेंगे मोलर ऊष्माधारिता। ये तीन टर्म हमारे पास है, पहली है ऊष्माधारिता, दूसरा हमारे पास है विशिष्ट ऊष्माधारिता, और तीसरे नंबर पे हम लेंगे मोलर ऊष्माधारिता। सबसे पहले हमने बात करी ऊष्माधारिता की। ऊष्माधारिता को बोला जाता है हीट कैपेसिटी, इसको सिंबल सी से लिखा जाता है। ऊष्माधारिता का क्या मतलब है, आपको एक पदार्थ दे दिया गया और आपसे बोला गया ये जो पदार्थ है ना, इसका ताप 1 डिग्री से बढ़ाना है। तो उस किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो भी ऊष्मा की हमें जरूरत है उसको बोला जाता है उसकी ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता की परिभाषा है किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊष्माधारिता कहलाती है। फॉर्मूले की बात करें तो ऊष्माधारिता किसके बराबर आ जाएगी, ऊष्माधारिता बराबर आएगी आवश्यक ऊष्मा अपॉन ताप में परिवर्तन। आवश्यक ऊष्मा को हमने Q से लिख दिया, ताप में परिवर्तन लिखा डेल्टा T से, तो C बराबर आ जाता है Q अपॉन डेल्टा T। ठीक है, इकाई की बात करें तो ऊष्मा को आप चाहे जूल में लिखो या कैलोरी में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा T तापांतर है, तापांतर भी आप चाहो तो डिग्री सेल्सियस में लिख सकते हो और आप चाहो तो केल्विन में भी लिख सकते हो। तो इसकी जो इकाई बनेगी ना वो बनेगी जूल पर केल्विन, या ये भी लिख सकते हैं जूल पर डिग्री सेल्सियस, या आप ये भी लिख सकते हो कैलोरी पर केल्विन, या भी लिख सकते हो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ये सब इसकी इकाइयां होती हैं। हाँ, अब ये जो ऊष्माधारिता है ना, ये बेसिकली विस्तृत गुणधर्म है, क्योंकि पदार्थ का ऐसे होगा ना, जैसे मान लो एक तो आपसे क्या बोलेगा 1 किलोग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री से बढ़ाना है, एक आपसे बोला 100 किलोग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो उसमें तो अलग अलग खर्च होगी ना। यानी ऊष्माधारिता द्रव्यमान पर डिपेंड करती है, इसलिए बोलते हैं ये विस्तृत गुणधर्म होता है। इसके बाद आता है विशिष्ट ऊष्माधारिता। मैंने आपको पहले भी समझाया था, विशिष्ट का मतलब एकांक द्रव्यमान से लिया जाता है। तो क्या करना है, विशिष्ट ऊष्माधारिता में क्या करेंगे, ऊष्माधारिता की परिभाषा लेनी है, बस उसके अंदर पदार्थ का द्रव्यमान 1 ग्राम लेना पड़ेगा। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है S.H.C, S का मतलब स्पेसिफिक, H का मतलब हीट और C का मतलब कैपेसिटी। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, 1 ग्राम पदार्थ, इसमें बस इस बात का ध्यान रखना स्पेसिफिक बोलते ही आपको 1 ग्राम बोलना है। तो इसकी परिभाषा है 1 ग्राम पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं जो विशिष्ट ऊष्माधारिता है ये क्या होगा, आवश्यक ऊष्मा अपॉन ताप में परिवर्तन इनटू 1 पदार्थ का मात्रा। आवश्यक ऊष्मा को मैंने Q से लिखा, ताप में परिवर्तन डेल्टा T, और पदार्थ की मात्रा को W या W से भाग लगा दिया। अगर इकाई की बात करें, इसकी इकाई बनेगी जूल पर केल्विन पर ग्राम या कैलोरी पर केल्विन पर ग्राम होता है। अब ये विशिष्ट ऊष्मा है तो यानी एकांक द्रव्यमान के लिए होगा, तो ये मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए बोलते हैं ये होती है गहन गुणधर्म, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास में मोलर ऊष्माधारिता, मोलर हीट कैपेसिटी M.H.C, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर ऊष्माधारिता को कैसे परिभाषित करेंगे, तो क्या करना है, 1 मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। 1 मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस अथवा 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा मोलर ऊष्माधारिता कहलाती है। तो अब इसे लिख सकते हैं मोलर ऊष्माधारिता बराबर आवश्यक ऊष्मा अपॉन ताप में परिवर्तन इनटू 1 पदार्थ के मोल ये होते हैं। या हम इसे लिख सकते हैं मोलर हीट कैपेसिटी बराबर Q अपॉन डेल्टा T इनटू पदार्थ के मोल, मोल की जगह ये भी लिख सकते हैं ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार, तो ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार, ये लीजिए फॉर्मूला बन गया इसके लिए। इसकी इकाई की बात करें, इकाई बनेगी जूल पर केल्विन पर मोल, ये लिख सकते हैं कैलोरी पर केल्विन पर मोल। अगर हम इस मोलर ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्माधारिता को कंपेयर करें तो क्या बोलेंगे कि मोलर ऊष्माधारिता बराबर आती है विशिष्ट ऊष्माधारिता इनटू अणुभार। ये लीजिए मोलर ऊष्माधारिता बराबर आ जाती है विशिष्ट ऊष्माधारिता इनटू अणुभार। विशिष्ट ऊष्माधारिता को अगर आप अणुभार से गुणा कर दोगे ना तो आपके पास में आ जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। यानी लिख सकते हैं मोलर हीट कैपेसिटी बराबर आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये तो लिखा।
विशिष्ट उष्माधारिता है। विशिष्ट उष्माधारिता को अगर आपने अणुभार से गुणा कर दिया ना तो आपको मिल जाएगा मोलर उष्माधारिता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपसे उष्माधारिता के बारे में बात कर रहे थे। उष्माधारिता को हमने वैसे सी से लिखा। अब आपको बता देते हैं ये जो उष्माधारिता है इसको दो प्रकार से परिभाषित किया जाता है। एक तो परिभाषित किया जाता है दाब को नियत रख के, एक परिभाषित किया जाएगा आयतन को नियत रख के। अगर आपने उष्माधारिता को लिखा नियत दाब पर, लिखा ना नियत दाब पर उष्माधारिता, उष्माधारिता सी होता है। अगर दाब नियत है तो उसको लिख दिया जाएगा सीपी। अगर उष्माधारिता को नियत आयतन पे लिख रहे हो उसको लिखा जाएगा उष्माधारिता सी, आयतन नियत तो सीवी। तो हमारे पास उष्माधारिता भी दो प्रकार की होती है, एक होती है सीपी, एक होता है सीवी। इसको थोड़ा और समझाया मैंने सीपी और सीवी को, सीपी सीवी। देखो सी बराबर क्या हुआ क्यू अपॉन डेल्टा टी, अभी बताया ना सी बराबर क्यू अपॉन डेल्टा टी। अब अगर सीपी चाहिए तो दाब नियत होगा तो उसमें भी फिर नियत दाब की लिखोगे तो क्यू ना लिख के क्यूपी लिखोगे, और क्यूपी का मतलब नियत दाब की उष्मा, और नियत दाब की उष्मा को तो डेल्टा एच बोलते हैं। तो ये तरह से बन गया डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या लिखेंगे डेल्टा एच बराबर आ जाएगा सीपी डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा एच क्या है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये हुआ एक मोल के लिए डेल्टा एच का मान है सीपी डेल्टा टी, 2 मोल के लिए 2 सीपी डेल्टा टी, 3 मोल के लिए 3 सीपी डेल्टा टी। तो इस प्रकार से n मोल के लिए क्या होगा तो बोले n सीपी डेल्टा टी। तो ये फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा एच बराबर n सीपी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला लगेगा n मोल आइडियल गैस के लिए और ये फॉर्मूला लगेगा 1 मोल आइडियल गैस के लिए। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला इस प्रकार से आता है। इस प्रकार से सीवी की बात करते हैं। देखो C बराबर क्या होता है Q अपॉन डेल्टा टी। CV का मतलब नियत आयतन है तो उसमें भी नियत आयतन के लेंगे तो Q ना लिख के उसकी जगह लिखेंगे QV, और QV का मतलब नियत आयतन उसमें डेल्टा ही होता है, इसकी जगह लिखा डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा डेल्टा ई बराबर CV डेल्टा टी। ये तो होगा 1 मोल के लिए, अगर n मोल है तो उसके लिए लिखा जाएगा NCV डेल्टा टी। तो डेल्टा ई बराबर होता है NCV डेल्टा टी। तो ध्यान रखना अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हो डेल्टा ई बराबर सीवी डेल्टा टी तो ये लगेगा 1 मोल आइडियल गैस के लिए। अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हो डेल्टा ई बराबर एनसीवी डेल्टा टी तो ये लगेगा आपका n मोल आइडियल गैस के लिए। तो n मोल आइडियल गैस के लिए डेल्टा ई बराबर होता है एनसीवी डेल्टा टी और डेल्टा एच बराबर होता है एनसीपी डेल्टा टी। ये दोनों फॉर्मूले आमने सामने लिख दिए मैंने। क्लियर पॉइंट यहाँ तक? चले जी थोड़ा और बढ़ाते हैं चैप्टर को। इसी में थोड़ा और डीप में मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे उष्माधारिता को लिखा हमने सी से, उष्माधारिता को सी से लिखा। उष्माधारिता एक होती है मोलर उष्माधारिता, एक होती है विशिष्ट उष्माधारिता। एक होती है मोलर उष्माधारिता, एक होती है विशिष्ट उष्माधारिता। जो मोलर उष्माधारिता है इसको भी दो प्रकार से परिभाषित करते हैं, एक तो दाब को नियत रख के, एक आयतन को नियत रख के। विशिष्ट उष्माधारिता को भी दो प्रकार से परिभाषित करेंगे, एक तो दाब को नियत रख के और एक आयतन को नियत रख के। अगर आपने दाब को नियत रख के मोलर उष्माधारिता लिखा उसको लिखा जाएगा सीपी। अगर आपने दाब को नियत रख के विशिष्ट उष्माधारिता लिखा उसको भी सीपी लिखा जाएगा। पर अंतर इतना सा है जो मोलर वाले हैं उनको कैपिटल सीपी लिखा जाता है और जो विशिष्ट वाले हैं उनको स्मॉल सीपी लिखा जाता है। इसी प्रकार से मोलर उष्माधारिता अगर हम नियत आयतन पे लिखेंगे तो कैपिटल सीवी लिखेंगे, अगर विशिष्ट उष्माधारिता को नियत आयतन पे लिखेंगे तो वो स्मॉल सीवी लिखी जाएगा। समझ रहे बात को? अब आप कहेंगे सर स्मॉल और कैपिटल से तो पहचानना बहुत ही मुश्किल है, ये तो आपने जो लिखा हमें समझ में नहीं आ रहा कि आपने स्मॉल लिखा कैपिटल लिखा। तो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर से तो पहचानना ही नहीं है। इसको पहचानने का तरीका होता है इसकी इकाई। आपको इकाई देखनी है, अगर इकाई में प्रति मोल लिखा हुआ है इसका मतलब मोलर उष्माधारिता है, अगर इकाई में प्रति ग्राम लिखा हुआ है इसका मतलब वो विशिष्ट उष्माधारिता है। तो देखो अगर मोलर उष्माधारिता दे रखी होगी ना तो इकाई होगी जूल पर, मतलब जूल की जगह तो कुछ भी हो सकता है, हमें तो ये देखना है पर मोल है प्रति ग्राम है। पर मोल का मतलब मोलर उष्माधारिता है और पर ग्राम है तो वो विशिष्ट उष्माधारिता है। इसका मतलब अगर कैपिटल सीपी है तो वो मतलब मोलर है और स्मॉल सीपी है तो वो स्पेसिफिक है। हाँ, कैपिटल सीपी और स्मॉल सीपी के बीच में तो रिलेशन बन गया। कैसे? अभी बताया था ना, मोलर उष्माधारिता बराबर होगा विशिष्ट उष्माधारिता इनटू अणुभार। तो मैं इसको अभी लिख सकता हूँ, मैं इसको अभी लिख सकता हूँ ऐसे, कैपिटल सीपी बराबर हो जाएगा स्मॉल सीपी इनटू अणुभार। ये लीजिए, ये रिलेशन आ गया। इस प्रकार से हम ये भी लिख सकते हैं कैपिटल जो सीवी है उसका माना जाएगा स्मॉल सीवी इनटू अणुभार। ये लीजिए, यही तो रिलेशन है। ठीक है, चलो जी एक बात और समझाते हैं। आप ये फॉर्मूला जानते हैं, Q बराबर होता है ms डेल्टा टी, ये तो सब बच्चे जानते हैं। Q उष्मा होता है, M द्रव्यमान होगा, S होता है विशिष्ट उष्मा या उष्माधारिता जो भी बोलते हैं, और डेल्टा टी तापांतर होता है। अब ये फॉर्मूले को एक बार मैंने लगाया नियत दाब पर और इसी फॉर्मूले को एक बार लगा दिया मैं नियत आयतन पर, नियत दाब पर। देखो अगर दाब नियत है तो Q का मतलब नियत दाब की उष्मा हो तो डेल्टा एच होगा, तो Q की जगह डेल्टा एच लिखा। M होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान तो आयतन नियत हो, दाब नियत हो, द्रव्यमान तो द्रव्यमान ही रहेगा, M की जगह में रखा।
एस होता है विस्तृत उष्मा, और अगर दाब नियत है तो नियत दाब की विस्तृत उष्मा, उसको लिख दिया मैंने सीपी, और डेल्टा टी आ गया। इस प्रकार से अगर आयतन नियत है तो क्यू का मतलब उष्मा, नियत आयतन की उष्मा की जगह डेल्टा ई लिखा, एम की जगह एम लिखा, एस नियत आयतन की विशिष्ट उष्मा को बोल दिया जाता है सीवी, तो ये सीवी आ गया, और डेल्टा टी इसका मतलब ये हुआ। तीन फॉर्मूले में समझा रहा हूं, एक लिखता हूं मैं क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, एक लिखता हूं मैं डेल्टा ई बराबर एम सीवी डेल्टा टी, एक में लिखता हूं डेल्टा एस बराबर एम सीपी डेल्टा टी, और मैं बोलता तीनों फॉर्मूले एक जैसे ही है। क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी एक जनरल फॉर्मूला हो गया, क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, तो एक जनरल फॉर्मूला हो गया। एक तो ये तो आपका सामान्य सूत्र बन गया, ये तो बन गया जनरल फॉर्मूला। आप इसी फॉर्मूले को अगर दाब को नियत रखते हुए लगाएंगे तो वो बन जाएगा डेल्टा एस बराबर एम सीपी डेल्टा टी, और इसी फॉर्मूले को अगर आयतन नियत रख के लगाएंगे तो वो बन जाएगा एम सीवी डेल्टा टी। इसका मतलब तीनों एक जैसे फॉर्मूले। हाँ, अगर आप फॉर्मूला लगा रहे ना डेल्टा एस बराबर एम सीपी डेल्टा टी, एम क्या है मात्रा ग्राम में है, तो जो सीपी है ना ये आपको लेना है विशिष्ट उष्माधारिता, ये लिख दिया मैंने, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। हाँ, अगर आप लेते हैं फॉर्मूला डेल्टा एच बराबर एनसीपी डेल्टा टी, एन का मतलब मोल, तो फिर जो सीपी है वो बन जाएगा ऑटोमेटिक मोल उष्माधारिता, इकाई के हिसाब से देखना पड़ता है। जैसे लिखा डेल्टा ई बराबर एम सीवी डेल्टा टी, एम मात्रा ग्राम में है तो ओबी से बात है सीवी में भी ग्राम आना चाहिए, यानी सीवी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा ई बराबर एन सीवी डेल्टा टी, एन मोल है तो फिर सीवी बनेगा मोल उष्माधारिता। इस बात का ध्यान रखना, वो तो इकाई को देखने से अपने आप पता लग जाता है। ठीक है जी। हमने सीपी बता दिया, सीवी बता दिया, अब सीपी सीवी के बीच में भी बेटा एक रिलेशन होता है, रिलेशन होता है सीपी माइनस सीवी बराबर आर, इसको बोलते हैं मेयर समीकरण। और जब हम लिखते हैं सीपी माइनस सीवी बराबर आर, तो यहाँ जो सीपी सीवी है मोलर उष्माधारिता है। हम एक काम और कर सकते हैं, ये सीपी अगर मोलर उष्माधारिता है इसकी जगह मैं ये भी लिख सकता हूँ, मोलर की जगह ये लिख सकता हूँ ना विशिष्ट उष्माधारिता इंटू अणुभार, और उसमें से अणुभार कॉमन लेके भाग लगा दिया तो ये भी फॉर्मूला आ जाता है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर अपॉन एमडब्ल्यू। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो सीपी सीवी है ये बनेगी विशिष्ट उष्माधारिता। तो चाहे आप ये फॉर्मूला लगाओ या फॉर्मूला लगाओ, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। बस इस बात का ध्यान रखना, अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे तो सीपी सीवी को मोलर लेना है, और ये फॉर्मूला लगा रहे तो सीपी सीवी को स्पेसिफिक लेना है। बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है। दूसरी बात, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। मैंने क्या किया, वो जो आर है उस आर को हटा के उस आर की जगह लिख दिया पी डेल्टा वी, और पी डेल्टा वी कार्य होता है। कैसे लिखा पी डेल्टा वी, समझना पीवी बराबर एनआरटी होता है ना, दाब नियत रखा, दाब नियत रख के और इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये बनेगा पी डेल्टा वी बराबर एनआर डेल्टा टी। ठीक है। मैंने क्या किया, अब एक मोल एन मोल एक ले लिया, और डेल्टा टी तापांतर 1 डिग्री सेल्सियस ले लिया, तो मोल लिया मैंने 1 और डेल्टा टी ले लिया 1 डिग्री, तो पी डेल्टा वी का मान आर आ गया, तो आर की जगह मैंने पी डेल्टा वी लिख दिया। पी डेल्टा वी तो कार्य होता है, तो एक तरह से देखा जाए तो हमने क्या किया, हम ये बोले पी डेल्टा वी कार्य होता है ना, और सीपी माइनस सीवी बराबर आर, आर की जगह पी डेल्टा वी लिख दिया। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ जब ना, ये तो आपने दाब नियत लिया, ऐसे बोलते हैं नियत दाब पर 1 मोल आदर्श गैस का ताप 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए किया गया कार्य सीपी और सीवी के अंतर के बराबर होता है। भाई सीपी सीवी क्या है, आर है, और पी डेल्टा वी का मान आर के बराबर आ गया। वो कब आया, जब आपने 1 मोल आदर्श गैस ली और उस 1 मोल आदर्श गैस का ताप 1 डिग्री से बढ़ा दिया। तो मैं इसे बोल सकते हैं नियत दाब पर 1 मोल आदर्श गैस का ताप 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए किया गया कार्य सीपी तथा सीवी के अंतर के बराबर होता है। ये पॉइंट ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर। ठीक है। एक पॉइंट और बताता हूं, हमने ले लिया समतापी प्रक्रम होगा तो ताप नियत होगा। हमने ले लिया भौतिक अवस्था परिवर्तन, आपको याद है जितने भी भौतिक अवस्था परिवर्तन है वो भी समतापी प्रक्रम होते हैं। तो आप चाहे समतापी प्रक्रम लो या भौतिक अवस्था परिवर्तन लो, दोनों में ताप नियत होगा। अगर ताप नियत होगा तो डेल्टा टी का मान क्या होगा, 0। उष्माधारिता सी बराबर होता है क्यू अपॉन डेल्टा टी 0, तो सी का मान हो जाएगा अनंत। इसलिए बोल सकते हैं उष्माधारिता का मान हो जाएगा अनंत। तो ध्यान रखना, समतापीय प्रक्रम के लिए या भौतिक अवस्था परिवर्तन के लिए उष्माधारिता का मान होता है अनंत। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और वो इस प्रकार से पूछ लेता है, ऐसे पूछता है, वैसे दे देगा। H2 सॉलिड से हमने ये H2 लिक्विड बना दिया, H2 सॉलिड से हमने H2 लिक्विड बना दिया, और ये लिखा हुआ ताप का मान 0 डिग्री 1 एटीएम लिख लीजिए। अब बर्फ और जल 0 डिग्री 1 एटीएम पर साम्य पर है, इसका ये साम्य पर है, और साम्य नियत ताप पर होता है, ये साम्य पर है। इसका मतलब यहाँ पर नियत ताप 0 डिग्री है ना,
1 किलो डिग्री नियत ताप है, तो ताप नियत तो हम बोल देंगे इसकी ऊष्माधारिता का मान अनंत हो जाएगा। तो वो पूछ लेता है इस प्रक्रम की ऊष्माधारिता क्या होगी, तो आप बोल देना समतापीय प्रक्रम में साम्य परे ताप नियत है तो उसकी ऊष्माधारिता का मान अनंत होता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल लाए हम आपके लिए, सवाल समझना। अनियत आयतन पर 5 मोल ऑक्सीजन गैस को 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करना है, डेल्टा ई निकालना है। नियत दाब पर ऑक्सीजन की मोलर ऊष्माधारिता का मान दे रखा है 7 कैलोरी पर केल्विन, यानी मोलर ऊष्माधारिता तो दे रखी है पर वो नियत दाब पे दे रखी है। नियत दाब का मतलब आपको एक तरह से सीपी दे रखा भैया, ये आपको सीपी का जो मान है वो दे रखा है 7 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, तो सीपी दे रखा है। सीपी से आप एक काम करो सीवी निकाल लो। आप जानते हैं सीपी माइनस सीवी आर होता है, तो वहां से अगर सीवी निकाला जाए तो सीवी बराबर हो जाएगा सीपी माइनस आर। सीपी का मान 7 है, आर का मान होता है 2 कैलोरी, तो ये बन जाएगा 5 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये आपके पास में सीवी का मान आ गया है, ये आ जाएगा सीवी। ठीक है, आपसे डेल्टा ई पूछा जा रहा है तो आप फॉर्मूला लगा देंगे। डेल्टा ई बराबर होता है एनसीवी डेल्टा टी, ये लीजिए। एन मोल, तो मोल हमारे पास 5 है, सीवी का मान हमारे पास आ गया 5, डेल्टा टी हम 10 डिग्री से जा रहे हैं 20 डिग्री पर, तो ये 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा कैलोरी के अंदर आंसर। इसको सोल्व करें तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास में 250 कैलोरी, ये आ जाएगा डेल्टा ई। डेल्टा ई का मान आता है हमारे पास में 250 कैलोरी। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन बनाएंगे आपके लिए।